बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ मैं हूं आपका ट्यूटर खावर अब्बास और आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के पहले चैप्टर का कुछ जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, अगर हम उस पूरे चैप्टर की बात करें तो उसमें 3 जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही अहम है। उन तीनों में से जो है वो एक फर्स्ट टाइम आता है और एक सेकंड टाइम आ जाता है और तीसरा जो है वो एज शॉर्ट के तौर पर भी आ सकता है। लाजमी है कि क्योंकि जो पेयरिंग स्कीम में है वो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, तो पहले चैप्टर एक आसान बहुत है और दूसरा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद बहुत ही कम है, 3 है। तो उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन में से हम पहला आज लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और उस लॉन्ग क्वेश्चन का जो स्टार्ट है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन 1869 में दो साइंटिस्ट हैं गोल्डबर्ग एंड वेग ने ये लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया था। उन्होंने क्या कहा था, इस चैप्टर के बारे में जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है हमने रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, तो रिएक्शंस के ही बारे में ये लॉ है कि किसी भी जो रिएक्शन का रेट है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, रेट से मुराद कि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी शरह कितनी है, और किसी भी रिएक्शन की जो केमिकल रिएक्शन का रेट है उसमें रिएक्ट करने वाली अशिया के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन में किसी भी रिएक्शन का रेट उस अशिया के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड थिंग, किसी भी रिएक्शन का अगर हमने रेट मालूम करना है, कंप्लीट रिएक्शन है उसमें रिएक्ट करने वाली अशिया यानी रिएक्टेंट्स की बात हो, रिएक्ट करने वाली अशिया के मोलर मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी चीज को आज हमने साबित करना है कि फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन लेते हैं A प्लस बी, वो बनाता है C प्लस बी। तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, कोई से A और B दो चीजें हैं वो मिलकर C और आपस में रिएक्ट करके ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं और ये प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। अब यही चीज है कि अगर हमने इस इक्वेशन को लेना है A प्लस बी, तो ये क्या है KF, F से मुराद फॉरवर्ड रिएक्शंस, और अगर C प्लस D मिलकर दोबारा A प्लस बी बनते हैं जिसको हम ये रिवर्सिबल रिएक्शन की जो अलामत है उसके बारे में, तो इसको हम क्या कहेंगे KR, रिवर्स रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है। तो लॉ के मुताबिक किसी भी रिएक्शन का रेट उसमें रिएक्ट करने वाली अशिया के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी चीज को आज हमें साबित करना है और इसी चीज को आज हम लेके चलेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक्टिव मास, तो सबसे पहले समझनी है कि एक्टिव मास क्या होता है। एक्टिव मास किसी भी शय की मोलर कंसंट्रेशन है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है मोस्टली इसके यूनिट्स जो हैं वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं, लेकिन एक्टिव मास फर्दर इस चैप्टर में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इसमें कोई भी इसका यूनिट नहीं भी हो सकता, यूनिट हो भी सकते हैं और काफ़ी तादाद में इसके यूनिट्स की जो है वो एक अलहदा टॉपिक है। तो एक्टिव मास
अब फॉर एग्जांपल अब हमने इसके एक्टिव मास को ज़ाहिर करना है, ए का एक्टिव मास ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का रेट, अब अगर फॉर एग्जांपल हम सिर्फ रिएक्टेंट्स को लेते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो आगे बढ़ रहा है उसका रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस शहर में रिएक्ट करने वाले जितनी रिएक्शन उस रिएक्शन में। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C into D, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो C into D हैं। इसी चीज को आगे लेके जब हम चलेंगे, जब हम इस कांस्टेंट को खत्म करेंगे और फॉरवर्ड रिएक्शन को पहले भी हमने Kf और Kr से ज़ाहिर किया है, Kf फॉरवर्ड रिएक्शन, Kr रिवर्स रिएक्शन, तो इसी को अब हम इक्वेशन में लेके चलेंगे। Kf इज इक्वल टू इनके हासिल ज़रब A into P, या आप ऐसा कर लें फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू इसी तरह रिवर्स रिएक्शन का रेट C into D, ये कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। अब हम जानते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता है वो आपस में बराबर होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन का रेट। अब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, Kf into molar concentration of A and molar concentration of B is equal to Kr molar concentration of C and molar concentration of D। अब यहाँ तक जो है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में बराबर हो गए। यहाँ पे आप एक नई चीज पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको Kc से ज़ाहिर करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और वो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रिवर्स रिएक्शन। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें ये फॉरवर्ड रिएक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, ये रिवर्स रिएक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये Kr यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, Kf इज इक्वल टू Kr, और ये A into B जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आगे डिवाइड हो जाएंगे, A into B, और Kf डिवाइडेड बाय Kr जो है वो Kc के बराबर है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो C की मोलर कंसंट्रेशन और D की यानी प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब तकसीम जो हो रहा है वो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। ये हमारे पास Kc की वैल्यू होगी। यानी अगर हम इसको रिवाइज करें कि लॉ ऑफ मास एक्शन दो साइंटिस्ट ने पेश किया 1869 में कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन में जो रिएक्ट करने वाली अशिया हैं उसके एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने पढ़ा कि एक्टिव मास क्या होता है, ये मोलर कंसंट्रेशन है किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन में दो चीज़ें A और B, तो A और B की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो A की मोलर कंसंट्रेशन A एक्टिव मास कहलाएगी और B की मोलर कंसंट्रेशन
वो उसका एक्टिव मास कहलाएगी। इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है और इसका जो आम तौर पे जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन इसके यूनिट्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, वेरिएबल हैं। उसके बाद हमने इस पूरे जो लॉ है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि a प्लस b वो मिलकर c प्लस d बनाते हैं। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें रिएक्ट करने वाली अशिया a प्लस b है, रिवर्स रिएक्शन में c प्लस d है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b, और इसी तरह जो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके C और D की मोलर कंसंट्रेशन के। फिर KF और KR क्या होते हैं, KF ज़ाहिर करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को, KR फॉरवर्ड रिएक्शन, KF जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म किया तो कांस्टेंट आ गया, KS इंडिकेट कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को। इसी तरह रिवर्स R जो स्मॉल है वो रिवर्स रिएक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, C into D। फिर हमने कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन कहते ही उसी हैं जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम आता है। तो इक्विलिब्रियम हालत कहते ही उसे हैं जहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो आपस में बराबर हो जाए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो KF इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर है KR मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कीमत मालूम करें तो Kc जिसको ज़ाहिर किया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से और KF डिवाइडेड बाय KR। और अगर अब हम Kc की वैल्यू निकालें KF को इस इक्वेशन से KR, तो यहाँ पे C into D और डिवाइडेड बाय A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B मोलर कंसंट्रेशन, ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। इस इक्वेशन को लेके आगे हम एक इस लॉ का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे कि एक जनरल इक्वेशन की मदद से इस लॉ ऑफ मास एक्शन का इतलाक, ठीक है। जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से ही आते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन को बयान करें और एक जनरल इक्वेशन, एक जनरल मसावात की मदद से इस लॉ का इतलाक करें, ठीक है। जनरल रिएक्शन की मदद से लॉ ऑफ मास एक्शन का इतलाक से मुराद है कि इस्तेमाल ये कहाँ पे हो रहा है। तो इसमें हम इक्वेशन को जो है वो वैसे जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन में ज़ाहिर किया उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे एक और वैल्यू A प्लस B C प्लस D। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज को इंडिकेट करना चाहूँगा कि यहाँ पे मुतवाज़न मसावात की बात होगी। मुतवाज़न मसावात में आपको पता है कि हमें बैलेंस दोनों साइड पे मसावात को बैलेंस करने के लिए किसी न किसी चीज़ के साथ, किसी अददी कीमत के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो A की जो होगी वो A स्मॉल, B की B स्मॉल, C की और D की, ठीक है। जब हम मोलर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो पहले भी कहा है कि A की मोलर कंसंट्रेशन यूं होगी और ये जो A इसकी अददी कीमत है ये इसकी पावर मान जाएगी। इसी तरह B की B, C की C और D की स्मॉल, ये इसकी अददी कीमत है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इजाफा हुआ है वो क्योंकि मुतवाज़न मसावात है, तो मुतवाज़न मसावात के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे A जो है ये 2 से लेके किसी भी चीज़ के नंबर को ज़ाहिर करता है, B भी इसी तरह नंबर्स को ज़ाहिर कर रहे हैं, C भी और D भी, इसको मुतवाज़न करने के लिए, ठीक है। फिर हम उसी अपने लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने क्या पढ़ा था, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, फिर हमने क्या पढ़ा था, रिवर्स रिएक्शन का रेट, हमने कहा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, रिवर्स रिएक्शन का रेट है KF इनटू A। तो यहाँ पे A इनटू A आएगा, ये स्मॉल a जो है, और P इनटू B, इसी तरह KR जो है
C into C D into, ठीक है। तो हमारे पास वैसे ही जैसे हमने इक्विलिब्रियम की हालत में कहा था कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जहां पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में बराबर हो जाए। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन का रेट। यहाँ पे आप फिर वही KF इंटू A इंटू A, B इंटू B, KR, C इंटू C, D इंटू D, ठीक है। फिर वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने कीमत निकालनी है, KC की कीमत निकालेंगे। KC इज इक्वल टू KF डिवाइडेड बाय KR। तो यहाँ पे क्या कीमत आएगी, C इंटू C, D इंटू D, A into A and B into, तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन जो बनती है KC की, वो ये बनती है KC is equal to KF divided by KR, C into C, D into D and A into A, B into B। अब इसी जनरल इक्वेशन की मदद से हम किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे और उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसी जो हमारे ये फार्मूला समझ लें या मसावा समझ लें, इसको साबित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन ले लें, सिंपल सा रिएक्शन ले लें, अमोनिया का ले लें, वाटर का ले लें, वाटर फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है। यहाँ पे ये मसावात लिख रहा हूँ, KF डिवाइडेड बाय KR which is equal to KC, A C into C, D into D, A into A and B into B। C और D प्रोडक्ट को ज़ाहिर करें, A और B रिएक्टेंट को ज़ाहिर करें। तो अब यहाँ पे इस मसावात की मदद से हमने कोई भी इक्वेशन ले ली, N2 plus H2 NH3 है, इस इक्वेशन को हम साबित करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को क्या करने के लिए, मुतवाज़न करने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मुतवाज़न करने का जो असूल है वो है कि दोनों तरफ मौजूद जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद को बराबर करना। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट 1 है, यानी हमारे पास सिर्फ C है, D नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की तादाद 2 से कम हो, तो आप ऑटोमेटिकली 1 स्किप कर सकते हैं। यानी यहाँ पे ये A को ज़हर कर रहा है, ये B को ज़हर कर रहा है और ये C को ज़हर कर रहा है, क्योंकि D हमारे पास है नहीं, प्रोडक्ट और है ही नहीं, तो हम उसको मसावात में लेंगे ही नहीं, ठीक है। दूसरा, इसी मसावात को अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, KC इज इक्वल टू C, क्योंकि D है नहीं, अगर D आप लिखना भी चाहें तो D क्योंकि 0 है, तो किसी भी चीज की पावर जो 0 होती है वो 1 होती है, तो A किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो चीज वही रहती है, डिवाइडेड बाय A इंटू B, A की और B, ठीक है। अब यहाँ पे देखें C हमारे पास क्या है, NH3 और यहाँ पे जो स्मॉल c है, पहले भी कहा है, वो नंबर को ज़ाहिर करेगा, 2 है। इसी तरह अगर हम A और B की बात करें तो A में देखें, A में क्या है, N2 और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इसके साथ 1 है, तो 1 को नहीं लिखते। ये असूल है कि 1 जो है ये इक्वेशन में N2 इसके साथ 1 है, तो 1 यहाँ पर भी हम नहीं लिखेंगे और उसके साथ है H2। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है फॉर
दिस इक्वेशन, ठीक है। N2 प्लस H2 Na3, ये 2 और 3 कहाँ से आए? इनको बैलेंस करने के लिए, मुतवाजन करने के लिए, और हमें पता है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जब रेट बराबर हो जाता है तब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। तो C into C, D कहाँ पे गया? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, तो D को हम स्किप कर सकते हैं, या उसकी पावर जो 0 होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है, और 1 को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे तो वही आंसर आएगा। उसी तरह A into B है, A जो है वो स्मॉल a इसकी तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, B स्मॉल b इसकी इस जो रिएक्टेंट है उसकी तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, NH3, ये 2 कहाँ से आया? ये 2 यहाँ से आया, और जो C है वो नंबर को ज़ाहिर करता है स्मॉल c, तो हमने वहाँ पे 2 लिखा, और N2 के साथ कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो 1 जो है वो उसको हम पावर में नहीं लिखते, H2O3। ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन की जो किसी भी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सहज करने का